हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइम एकेडमी। मेरा नाम है शिवम। मैं आपको इस सेशन फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेम का टॉपिक, जो कि है मैकेनिक्स। यूनिट 1 हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 का सिलेबस देख लेते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। तो इस यूनिट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम लोग आर्यभट्ट और वराहमिहिर का जो साइंस में कंट्रीब्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे। विक्रम साराभाई के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 हमारा है वेक्टर्स। हम लोग सीखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके फील्ड्स क्या होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, डेरिवेशन ऑफ अ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंट। पार्ट 3 हमारा रहने वाला लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि आप जानते हैं 3 लॉ ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन ने दिए थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो कि 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो रिव्यू करेंगे उसका। और डायनेमिक ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास जैसे आप जानते होंगे। मोशन ऑफ सेंटर मास पढ़ेंगे, कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम और मोशन ऑफ रॉकेट पढ़ने वाले हैं। देखो, रॉकेट साइंस बोलते हैं ना कि कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब हम पढ़ने वाले क्या होता है रॉकेट साइंस। और ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा लॉस ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी आपने पढ़ा होगा। इसमें रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एट द लास्ट इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन। दो कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे। दो पार्टिकल्स रहेंगे, वो लोग कैसे टक्कर होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, बायोग्राफी और ऑफ आर्यभट्टा, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। जैसे ही हम लोग आर्यभट्ट का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है जीरो। तो हम लोग देखने वाले हैं कि जीरो वास्तव में आर्यभट्ट ने दिया या किसी और साइंटिस्ट ने दिया। एक्चुअली में जो आर्यभट्ट ने हमारे इंडियन सोसाइटी को दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग उतना उनका मानते नहीं है। फिर उनका जो बहुत सारे वर्क है लॉस्ट हो चुके हैं। तो जितने ग्रीक साइंटिस्ट हो गए और उनका नाम ज्यादा है, जैसे एरिस्टोटल हो गया। अगर मैथमेटिक्स की फील्ड में देखते हैं तो उन लोग का नाम जल्दी आ जाता है, लेकिन जो हमारे आर्यभट्ट हैं उनका उतना नाम लिया नहीं जाता। लेकिन आज हम लोग उनके कंट्रीब्यूशन समझते हैं, इसलिए उनको सिलेबस में रखा गया है। तो देखते हैं चलिए इनके बारे में। ये हमारे इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर। तो कौन है आर्यभट्ट? जो कि आर्यभट्ट का जन्म 476 एडी में माना जाता है, और इनका जो मृत्यु है 550 माना जाता है। एक्चुअली में जो इनका जन्म है, इन्होंने अपना लिखा नहीं। इनकी जो आर्यभट्टीय जो रचना थी इनकी, उन्होंने उसमें इन्होंने लिखा है। देखते हैं, आइए। उन्होंने जब उनकी रचना की थी तो कहते हैं कि जो 3600 ईयर्स एगो उन्होंने ये रचना की, जब कलयुग का शुरुआत हुआ। तो हमने कुछ कैलकुलेशन करके ये मान लिया है कि जो उनकी क्योंकि उनकी रचना कब हुई थी? 499 में हुई थी। तो उसमें हमने 23 की एज में की थी उन्होंने रचना, तो हम लोग उसका डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 476। और उनका जो 550 एडी में उनका डेथ हो गया था। तो कौन है भाई? फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन है और एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर है। इन्होंने, जैसे कि आप जानते होंगे, अर्थ के रोटेशन के बारे में बताया हुआ, हम आगे देखने वाले इनके वर्क्स में। अर्थ का रोटेशन हो गया, प्लैनेटरी मोशन हो गया, कैसे जो सन के अराउंड सभी प्लैनेट मोशन करते हैं उसके बारे में बताया है। क्योंकि पहले क्या मिथ हुआ करता था कि हमारा अर्थ एक फिक्स है और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सभी प्लैनेट्स मोशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम भी जान चुके हैं, अब तो पूरा बेसिक साइंस हो गया है। और इनका वर्क क्या है? आर्यभट्टीय है और आर्य सिद्धांत है। आर्यभट्टीय के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आर्य सिद्धांत जो है उसके जो लिखित साक्ष्य हैं या फिर उसके प्रमाण नहीं मिले हैं, पूरे लॉस्ट हो चुके हैं। तो आर्यभट्ट को फादर ऑफ एल्जेब्रा कहा जाता है, लेकिन आप गूगल करेंगे तो फादर ऑफ एल्जेब्रा आएंगे अल-फाजिनी। अल-फाजिनी ये कौन है भाई? मोहम्मद इब्न मूसा या फिर अल-फाजिनी। इनका जन्म 780 में हुआ था। अब आप समझिए कि जो अपने आर्यभट्ट है उनका तो 499 में हो गया, ये तो उनके बाद आए, तो कैसे फादर ऑफ एल्जेब्रा हो गए? एक्चुअली में वही जो आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि इनके सारा वर्क जो है लॉस्ट हो चुका है और मिल नहीं रहा है, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ एल्जेब्रा। और क्योंकि इनके नाम में अल जुड़ा हुआ है, इसी कारण जो एल्गोरिदम, एल्जेब्रा जैसे ये वर्ड्स आए हैं इन्हीं के नाम से। तो फादर ऑफ एल्जेब्रा कौन हो गए? अल-ख्वारिज़मी।
तो आपको फादर ऑफ अलजेब्रा समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बताया टाइम ऑफ बर्थ, तो इन्होंने जब अपनी रचना की आर्यभट्टी, उसने उन्होंने बताया कि जब कलयुग की शुरुआत हुई उसके आगे 3006 years ago into the कलयुग when he was 23 years old, इससे हमने उनका क्या निकाला, डेट ऑफ बर्थ निकाल दिया तब, और 23 की एज में उन्होंने लिखा था, ठीक है। और इनकी आर्यभट्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्लेस ऑफ बर्थ, उन्होंने वो भी नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं उनकी जो रचना भास्कर फर्स्ट जो है, उन्होंने क्या बताया, आर्यभट्ट एज अस्मिका बताया, अस्माकिया बताया। अब अस्माकिया क्या है, अगर हम लोग 600 BC का मैप देखें इंडिया का, तो आपको क्या दिखेगा, ये नर्मदा, नर्मदा एंड गोदावरी रिवर के पास उनका क्या हुआ, जन्म हुआ है। तो देखते हैं, जैसे हम लोग इसका मैप देखेंगे इंडिया का, तो इसमें आपको दिखेगा असाका, इसी असाका को कहा जाता है कि यहाँ आर्यभट्ट का जन्म हुआ होगा। कोई कोई कहते हैं कि इसका पटना में हुआ होगा, उस टाइम उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कोई इनका प्लेस ऑफ बर्थ कोई डिस्क्राइब नहीं है, एकदम पता ही नहीं किसी को, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए हमने मैप देख लिया। अब इनकी एजुकेशन क्या थी, कहा जाता है कि ये कुसुमपुरा गए थे फॉर एडवांस स्टडीज एंड लिव्ड देयर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक कहाँ रहे थे, ये कुसुमपुरा में रहे थे। कुसुमपुरा आज का पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र आज का पटना हो गया। तो उसमें भास्कर फर्स्ट ने इनके जो स्टूडेंट रहे, या फिर उनके समकालीन कह सकते हैं, उन्होंने बताया 629 CE में कि जो कुसुमपुरा में रहा करते थे। और एक वर्ष में मेंशन है कि आर्यभट्ट वाज हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कुलाफा। वर्ष मतलब इनके जो श्लोक है, इन्होंने जितनी भी अपनी काम किया है, इन्होंने ऐसे 1 2 3 या फिर नंबर फॉर्म में नहीं किया है, अलग अलग श्लोक के माध्यम से, वर्सेस के माध्यम से इन्होंने अपना वर्क किया है। तो इस वर्ष में मेंशन है कि आर्यभट्ट वाज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कुलाफा एट कुसुमपुरा। अब कुसुमपुरा उस टाइम मान के चलते कि नालंदा है, जो उस यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जो कि कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र में थी उस टाइम में। इधर क्या किया करते थे, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वर थे, और इसको हेड ऑफ नालंदा कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या थे, ये हेड थे। आर्यभट्ट इज आल्सो रेपुटेटेड टू हैव सेट अप एन ऑब्जर्वेटरी द सन टेम्पल, जो तारेगांव बिहार में सन टेम्पल है, उसके ये एज अ ऑब्जर्वरी काम किया करते थे। आगे चलते हैं। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जिसको 3 बार तबाह किया गया, जो लास्ट तबाह किया गया था इसको बख्तियार खिलजी ने इसको तबाह किया था, जला के राख कर दिया था, पूरा रियून हो गया था, पूरा जल के खाक हो गया था। अभी जो उसकी अभी की फोटोज है ये कुछ इस तरह है। अब इन्होंने क्या क्या काम किया, जैसे कि अभी मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, इन्होंने जो आर्यभट्टीय रचना थी उनका अ कंपेंडियम ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, पूरे मैथमेटिक्स फॉर्मूले हो गए, नंबर सिस्टम हो गए, जो अलजेब्रा है उन्होंने पूरा इसको दिया, और बहुत सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताई। मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द आर्यभट्टी कवर्स अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, इसके में सब आ जाता है। और इट इज आल्सो contains continuous fraction, quadratic equation, sum of power series and table of sines। एक्चुअली में डायंस लिख गया है, साइंस है। साइन का टेबल देखो, उस समय में इन्होंने साइन का टेबल दे दिया था। और इन्होंने क्या किया, आर्य सिद्धांत लिखा है। लॉस्ट वर्क, इनका जो वर्क है लॉस्ट हो चुका है, वरामीर जो इनके समकालीन थे उन्होंने इसके बारे में बताया है। और दिस वर्क अपीयर्स टू बी बेस्ड ऑन द ओल्डर सूर्य सिद्धांत, इन्होंने एक और कार्य किया जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। उसने बताया कि मिडनाइट डे रिकॉग्निंग बताया, मिडनाइट डे रिकॉर्डिंग एज अपोज टू सनराइज इन आर्यभट्ट। और क्या है, इट आल्सो कंटेन्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट उन्होंने अपनी स्टडी के लिए बना लिए थे। कैसे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे, एक था जेनोमोन, जिसे हम लोग शंकु यंत्र कहते हैं, जैसे कि आप शंकु ऐसे जानते हैं, शंकु इस टाइप का कुछ होता है, बर्थडे में हैट लगाते हैं, उसका यंत्र कुछ था। और एक था एक शैडो इंस्ट्रूमेंट जिसे छाया यंत्र कहते हैं। और जो छाया यंत्र है शायद एंगल मेजरिंग के लिए कुछ उन्होंने किया होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में तो एंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। और सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर धनुर्यंत्र, धनुर्यंत्र ऐसे रहता है तो सेमी सर्कुलर हो गया, एक सर्कुलर हो गया, चक्र यंत्र हो गया सर्कुलर, सिलिंड्रिकल स्टिक यस्ति यंत्र, एंड अम्ब्रेला शेप डिवाइस कॉल्ड
छत्र यंत्र, ऐसे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिवाइस किए। और एक वाटर क्लॉक भी थी जो कि टू टाइप्स, एक बो शेप की थी और एक सिलिंड्रिकल शेप की थी। ऐसे अलग अलग इन्होंने अपनी स्टडी के लिए बहुत सारे यंत्र बनाए थे। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने क्या किया था, जो देखो जो इनका काम था, जो सूर्य सिद्धांत इनका काम था, उसको बहुत से जो अरब से अरेबिक ट्रांसलेटर थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया, अल नफ्त दिया या फिर अल लैंड दिया। जो सूर्य सिद्धांत था उसको ट्रांसलेट कर दिया। देखो उस टाइम बहुत सारे जो अरब से स्टूडेंट्स आया करते थे और पढ़ा करते थे, इसलिए हम समझ सकते हैं कि भाई इन लोगों ने उनसे सीखा, तो कैसे कोई और फादर ऑफ अलजेब्रा हो सकता है। तो हमको क्रेडिट किसको देना चाहिए, आर्यभट्ट को देना चाहिए। इट क्लेम्स दैट, इसमें लिखा है कि इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ आर्यभट्ट बट द संस्कृत नेम ऑफ वर्क इज नॉट नोन। जो संस्कृत नेम हमको नहीं पता किसका, अल नफ्त का, और अल नफ्त का और क्या नाम है, अल लैंट नाम है। इसकी जो 9th सेंचुरी में इसका हुआ होगा, जो कि अल बरूनी उस टाइम का, अबू रेयान अल बिरूनी, उस टाइम जो पर्सियन स्टूडेंट था या फिर स्कॉलर था, घूमने आया था, उसने इसका ट्रांसलेशन किया। आगे है जो आर्यभट्टी है, उस रचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। दिस बुक आल्सो कॉल्ड आर्य सतस अस्त्र, क्योंकि इसमें 108 वर्सेस थे, इसलिए इसको आर्यभट्ट 108 या फिर 108 भी कहते हैं। 108 श्लोक के कारण इसको हम लोग आर्यभट्ट 108 भी कहते हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्र, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सूत्र थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आर्यभट्ट नंबर्स के बारे में कुछ नहीं बताए थे, उन्होंने जितने भी चीजें अपने लिखी एज श्लोक, एज वर्सेस, उस ग्रुप में लिखी है। तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्र, दैट इज कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म विच इज अ कंसाइज वे ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। कोई भी अगर इनको कोई सिद्धांत बनाना है तो क्या करते थे, संस्कृत में कोई श्लोक लिख देते थे, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन रहता था। अभी हम लोग आगे देखेंगे, इन्होंने जो ट्रायंगल का फॉर्मूला दिया, वो पूरा श्लोक लिख दिया, वो पूरा अपने आप एक्सप्लेन करता है सारी चीजें। These verses are his works that are way to remember to complex calculation in a simple format। जैसे कि हम लोग अपना कोई ट्रिक नहीं बना लेते, लंबा लंबा फॉर्मूला रहता है, तो इन लोग ये क्या करते थे, जैसे लंबा लंबा बहुत सारे प्रिंसिपल्स रहते थे, उसको एज अ श्लोक के रूप में याद रखते थे। अब जो आर्यभट्टी है उसमें 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखते हैं चैप्टर्स। चलिए फिर मैं पानी पी के आ गया हूँ, फिर से अपना कंटिन्यू करते थे, प्यास लग गई थी, क्या करे भाई, इतना बोलना पड़ता है। तो आगे है अपना, जो मैं जैसे कि मैंने बताया, आर्यभट्टी के 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट क्या है इसका, द फर्स्ट चैप्टर। देखो चैप्टर को पद भी कहते हैं, देखो इसमें लिखा है ना, गीतिका पद, दैट हैज 13 वर्सेस। कितने वर्सेस, इसमें कितने सूत्र थे या फिर श्लोक थे, 13 श्लोक थे। बस आपको ये याद रखना है। ये किसमें, कॉस्मोलॉजी से डील करता था, इसमें साइंस की टेबल थी। अब सोचो इसमें क्या क्या बताया गया है। द प्लानिटरी रिवोल्यूशन इन अ महायुग इज मेंशन टू बी अप टू 4.32 मिलियन ईयर्स। जो महायुग होगा, इतना कितना चलेगा, 4.32 मिलियन ईयर्स चलेगा। सोचो उस जमाने में इतनी सारी इनको नॉलेज कैसी हुआ करती थी। आगे जो इनका सेकेंड चैप्टर या पद, जैसे मैंने पहले बताया, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मैच नहीं हो रहा है, चलो ब्लू करते। हाँ, तो सेकेंड चैप्टर जो इनका है क्या, गणित पद, और या फिर कह लो गणित इन संस्कृत मीन्स कैलकुलेशन। हाँ, गणित पद हो गया, मतलब इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस बताई गई थी। और इसमें कितने 33 वर्सेस थे, सभी जो डेडिकेटेड थे किसको, मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड थे। और जो इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया था, मेंसुरेशन, सिंपल क्वाड्रिक एंड इंटरमिनेट इक्वेशंस, अभी इंटरमिनेट इक्वेशन आगे देखेंगे, एंड अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक इक्वेशंस, ये सब अभी आगे आने वाले हैं। तो इसके जो सेकेंड पद में ये सब चीजें थी। चलो भाई तीसरा चैप्टर देखते हैं। थोड़ा लोड हो रहा है। चलो ये रहा अपना थर्ड पद या थर्ड चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर है, ये रहा। इसमें कितने वर्सेस थे भाई, 25 वर्सेस थे। कितने कितने श्लोक थे, 25। बस इसमें क्या है, वे आर यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम,
हाँ, इन्होंने बताया कि एक डे, वन डे में कितने आवर्स होंगे, वन वीक में कितने डे होंगे और कितने एक मंथ में कितने डेज होंगे। मतलब चैप्टर 3 पूरा किसके लिए समर्पित था? पूरा टाइम्स के लिए समर्पित था। तो चैप्टर 4 है इनका गोल पद। इसमें कितने वर्सेस थे? 50 वर्सेस इसमें थे। और इन दिस चैप्टर आर्यभट्ट delves into the cause of days and nights, राइजिंग ऑफ ज्योडिक साइंस। ज्योडिक साइंस क्या होते हैं? जैसे हम लोग ज्योतिष विद्या में बहुत सारे साइंस होते हैं उसके बारे में बताया। इक्लिप्स के बारे में हम लोग आगे समझने वाले हैं, जो कि चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है उसके बारे में। सेलेस्टियल इक्वेटर क्या है? नोड एंड द शेप ऑफ द अर्थ बताया। जैसे कि शेप ऑफ अर्थ क्या कहते हैं कुछ लोग? सर्कुलर है, नहीं, इन्होंने बताया ऐसे फॉर्म में, अंडाकार फॉर्म में। ये रहा उनका तीसरा और चौथा। अब जो इसमें और बहुत सारी डिस्कवरी की थी, मेन इसमें डिस्कवरी है वैदिक साइंस के बारे में, वैदिक मैथ्स के बारे में। जैसे हमने बहुत सारे 9th और 10th में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़े थे, एक न्यूनियन पूर्वेन, एक अधिकेन पूर्वेन। आप अगर सीजी बोर्ड से होंगे तो आपको ये सब याद होगा। तो द वैदिक वे टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, तो इसमें क्या क्या था? अलजेब्रा, अरिथमेटिक, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में बताया गया है। ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड से, जो कि संस्कृत, he followed the Sanskritic tradition of or method of calculation that were prevalent in the Vedic times। उस टाइम में जो संस्कृत लैंग्वेज से सॉल्व किया जाता था वो सब इसमें मेंशन किया गया है। अगला है हमारा अब प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो। जीरो देखो, इन्होंने जो वही बार बार आपको बता रहा हूं कि नंबर्स के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने जो भी लिखा एज अ वर्सेस लिखा, बहुत सारे श्लोक लिखे। और इन्होंने क्या क्या आता है? प्लेस वैल्यू सिस्टम, सॉरी भूल जाता हूँ, प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड जीरो के बारे में बताया। तो इसने कोई भी सिंबल यूज नहीं किया। देखो जैसे पहले इतने देर से आपको बताते जा रहा हूं, कोई भी सिंबल जीरो का यूज नहीं किया। He did not use a symbol of zero। जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है जॉर्ज इफ्रा आर्ग्यू दैट द नॉलेज ऑफ जीरो वाज इम्प्लिक्ट इन आर्यभट्ट। नहीं पता थी उनको नॉलेज ऑफ जीरो के बारे में। और प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया, जैसे हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम जानते हैं, स्थानीय मान, उसके बारे में बताया। आर्यभट्ट नॉट यूज द ब्राह्मी न्यूमरल्स कंटेनिंग द संस्कृत ट्रेडिशन वैदिक टाइम्स, ही यूज लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट टू डिनोट नंबर्स। और इन लोग निमोनिक्स का यूज किया करते थे। निमोनिक्स क्या होते हैं? बहुत कोई लेटर्स लिख दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, और इसको कोई निमोनिक्स बोल दिया। कोई नंबर नहीं है, इसको अपने मान के चल रहे हैं, कुछ डिनोट करते थे। अब इन्होंने पाई की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बता दी। सोचो उस जमाने में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने बता दी। इन्होंने एक श्लोक लिखा, ये आप देख सकते हैं श्लोक को। ये चलो इसको, इसके आप श्लोक पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा इसके जो मीनिंग में आते हैं। उसका क्या मीनिंग है? इसको एड 4 to 100, 100 में 4 को ऐड कर देंगे, कितना बन गया भाई? 104, एंड मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन एट 62,000। ये आ जाएगा अपना, कितना हो जाएगा ये? 832 हो गया। और इसमें 62,000 में, चलो इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, क्या करने बोल रहा है? एड 4 to 100, 100 में 4 को ऐड कर दिए, कितना आया? 104 आया। और मल्टीप्लाई कर दिए 8 से, कितना आया? 832 आया। अब इन दोनों क्या कर देना है? प्लस कर देना है। कितना आ गया हमारा? 62,832 आ गया। ओके, अब इससे पाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, चलो थोड़ा समझ लेते हैं। एक सर्कल ले लेते हैं हम, इधर सेंटर है, सेंटर से इधर कोई भी, ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। अगर इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? ये डायमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो जो डायमीटर होता है क्या होता है? 2 times r होता है। ओके, और जो सरकमफेरेंस होती है, क्या होती है भाई? 2 पाई r होती है। तो इन्होंने इसी से सॉल्व करते हुए बताया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकमफेरेंस क्या हो सकता है? 2 पाई की, 2r की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं, और पाई लिख सकते हैं। ओके, तो पाई का वैल्यू कैसे निकल जाएगी? इधर से ले लीजिए, पाई इज इक्वल टू सरकमफेरेंस कितना हो गया? जैसे कि मेंशन है, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा?
62,832 हो जाएगा, 62,832 अपॉन, और इसको क्या कर देना, डायमीटर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.14 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, 1456 आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। आगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री बारे में बताया। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसने फिर से एक श्लोक दिया कि त्रिभुजस्य फल शरीरम समदल कोटि भुजार्ध स्वम। तो इन्होंने जो ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया, जैसे कि परपेंडिकुलर विद द हाफ साइड इज द एरिया, कहने का मतलब है जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो परपेंडिकुलर विद द हाफ क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से इसका फॉर्मूला बता दिया। और कंसेप्ट ऑफ साइन बताया, साइन को क्या कहते थे, ज्या कहते थे। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ज्या जानते होंगे, साइन को क्या कहते हैं, ज्या कहते हैं। और कोसाइन को क्या कहते हैं, कोसाइन मतलब कॉस थीटा, उसको क्या कहते हैं, कोस ज्या कहते हैं। ये उन्होंने बता दिया। अब देखते हैं आगे, जो ज्या था आगे चल के उसको ट्रांसलेट हो गया तो क्या बन गया, जीबा बन गया। अरेबिक पे ट्रांसलेट होके क्या बन गया, जीबा बन गया। जीबा को किससे डिनोट करने लगे, जेबी से डिनोट करने लगे। फिर आगे इस 12th सेंचुरी तक चलता रहा। 12th सेंचुरी में अराबिक से किस में ट्रांसलेट हो गया, लैटिन में हो गया। लैटिन से उसका नाम पड़ा साइनस। क्या नाम पड़ा उसका, साइनस। उसका मतलब होता था को या बे, और बाद में इसका नाम पड़ गया साइन, ऐसा, जो कि हम लोग डिनोट करते हैं साइन। ओके, ये था अपना ज्योमेट्री के बारे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ओके, नेक्स्ट है अपना इनडिटरमिनेट इक्वेशन। इन्होंने बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कह सकते हैं वो दिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफेंटाइन इक्वेशंस कहते हैं। डिफेंटाइन, जिसे इनको भी फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। ये आर्यभट्ट से पहले आए थे। तो इन्होंने कैसे बताया, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये थोड़ा आगे लिख लेते हैं। ये रहा, क्या है इसमें, बोलता है फाइंड द नंबर विच गिव्स 5 एज अ रिमाइंडर। चलो ऐसा ले लेते हैं, कोई डिवाइड तो आता ही होगा आपको। एक नंबर है, फाइंड द नंबर विच गिव 5 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर में कितना चाहिए, 5 चाहिए। ओके, व्हेन डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करना है। अब ये आगे का, पहले इसको इधर तक करते हैं फिर आगे देखते हैं। चलो कोई नंबर है, मान लेते हैं x है, और उसका जो भागफल कितना आ गया, x आ गया। ओके, क्वोशिएंट आ गया x, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये n क्या होता है, बीच वाले को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। हम जानते हैं कि नहीं जानते, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अगर इस फॉर्मूले में इन सब वैल्यू को पुट करेंगे तो डिविडेंड क्या हो गया, n इज इक्वल टू, डिविजर है x और ये क्या है 8, क्वोशिएंट 8 है तो क्या हो जाएगा 8x प्लस r कितना है 5 है। तो ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया n इज इक्वल टू 8x प्लस 5। सेम अब सेकेंड का बना सकते हैं, जो लिखा हुआ है 9y प्लस 4 बन जाएगा और 7z प्लस 1 बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। जब हम लोग बहुत सारे x की वैल्यूज रखेंगे, मान लो 10 रख दो, 10 8 80 प्लस 5, तो जब लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे तब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85 हो जाएगी। आगे है बहुत सारे इंटरमिनेट इक्वेशन। देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत कठिन रहता है। तो इन जो आर्यभट्ट ने क्या यूज किया था, सुलभ सूत्र का यूज किया था। क्या, वैदिक टेस्ट है सुलभ सूत्र, जो कि 800 BCE बिफोर कॉमन एरा में बनी हुई थी। अगर हम उसमें देखें तो इसका सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। और आर्यभट्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स एलोबरेटेड बाय भास्करा इन 621। जो भास्करा फर्स्ट थे ना, उन्होंने इसको क्या कहा, कुट्टक कहा। देखो हिंदी में लिख दिया आपके लिए, कुट्टक मेथड कहा। ठीक है, मतलब जो भी अपने इक्वेशंस है, ये वाली इक्वेशन है इंटरमीडिएट इक्वेशन, उसको सॉल्व करने को हम क्या कहेंगे, कुट्टक कहेंगे, कुट्टक मेथड कहेंगे। ये है आगे, कुट्टक मींस क्या होता है, पोलराइजिंग, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना। और इस अलजेब्रा को क्या कहते हैं, कुट्टक गणित कहते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ कुट्टक भी कह सकते हैं। तो अलजेब्रा क्या हो गया, कुट्टक हो गया।
ये है अलजेब्रा। देखिए जैसे आप सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कितना हो गया, ये हो गया n इक्वल टू, ये सब आपने इक्वेशन देखे होंगे, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम, पावर 4 का सम, ये सब इक्वेशन इन्होंने दिए अलजेब्रा में। अब हम लोग आर्यभट्ट के एस्ट्रोनॉमिक बारे में पढ़ते हैं। जो उनका सिस्टम था आर्यभट्ट का, उसको क्या कहा जाता था, ऑड अयाक सिस्टम कहा जाता था। और उन्होंने जो अर्धरात्रि का जो मिडनाइट उनको लिखा था, वो वर्क लॉस्ट हो गया है। और उन्होंने उस पर क्या कहा था, जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट पहले तो उन्होंने बताया कि जो अर्थ है कैसा है, अंडाकार है, सर्कुलर नहीं है। और जो प्लैनेट्स है क्या होते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। ऐसे सन है तो इसका चक्कर लगाते हैं। पहले क्या मिथ था कि अर्थ क्या अपनी जगह पे रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने बताया। अब ये है इनका हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म मतलब वही अभी अभी बताया आपको, यही इसके मैंने वीडियो डाला था लेकिन इसमें चल नहीं रहा है, तो ये बताया इन्होंने। देखिए एक अर्थ क्या है, एक तो सन का चक्कर लगा रही है और अपने ही एक्सिस में भी राउंड कर रही है, यही होता है हेलियोसेंट्रिज्म। ये है अर्थ टर्न्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, फिर है आर्यभट्ट सर कैलकुलेशंस वर बेस्ड ऑन एन अंडरलाइंग हेलियोसेंट्रिक मॉडल। जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है, वही दो चीजें हैं इसमें आपको याद रखनी है। पहला कि अर्थ जो है सन का चक्कर लगा रहा है, दूसरा जो अर्थ अपनी एक्सिस पे राउंड कर रहा है। ये पहले और लोगों ने भी बताया, जैसे कि टोलेमिक ग्रीक वो जो साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है। और इन्होंने ये भी जब बताया तो ये भी बताया कि जब मैंने ये सिस्टम बताया, ये कोई इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उनका देख के मैंने सब चीजें की है। तो जो टोलेमी थे उन्होंने भी आर्यभट्ट से सीख के अपनी थ्योरी दी थी। आगे हमारा मोशंस ऑफ द सोलर सिस्टम। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये एक सन रहेगा, इसके अराउंड सभी जो प्लैनेट्स है इसको रोटेट करेंगे, इसके एक्सिस पे सबका अपना अपना एक्सिस होगा ऐसे लाइन से। तो हम लोग एक्लिप्स के बारे में देखने वाले हैं। एक्लिप्स क्या होता है, दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, एक सोलार एक्लिप्स होता है, एक मून एक्लिप्स होता है, फिर लूनार कहते हैं उसको। तीन चीजें आपको समझनी है। पहले मैं आपको लूनार एक्लिप्स पर समझा देता हूं। ये एक सन है, ये अर्थ है, ये मून है, तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। देखो अब क्योंकि हम जानते हैं कि मून का खुद का लाइट नहीं होता, अब क्या इसके पास, मून के पास सन का लाइट पहुंचेगा अगर अर्थ बीच में आ जाएगा, नहीं पहुंचेगा, तो चंद्र ग्रहण हो गया। अब उल्टा कर दो, जब सूर्य ग्रहण कब होगा, जब एक मून इसके बीच में आ जाएगा। इसको घुमा देते चलो, ये रहा सन, ये रहा मून, ये अर्थ। तो अर्थ में क्या सन नहीं दिखता, ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इस ड्राइंग के हिसाब से। अब हम लोग जानेंगे सीरियल पीरियड्स के बारे में। आर्यभट्ट ने पहले से ही बता रखा था कि एक दिन में 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड होते हैं। देखो मात्र देखो इसमें लास्ट में कितना है 4.1, और जो साइंटिफिक जो आजकल हमने निकाला साइंटिफिक मेथड से, उसमें क्या था 4.091, मतलब माइनर सा, एकदम माइनर सा डिफरेंस था। और आर्यभट्ट ने उस जमाने में भी निकाल लिया था। और उन्होंने क्या बताया, एक दिन में 365 डेज 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स होते हैं और 36 सेकेंड होते हैं। और जो साइंटिफिक मेथड से निकला उसमें और इनके मेथड में सिर्फ 3 मिनट का डिफरेंस था। सोच लो 3 मिनट एंड 20 सेकेंड का डिफरेंस है। उन्होंने पहले से बता दिया था कि एक दिन और एक साल में कितने डे, मिनट्स और आवर्स होते हैं। का डेट जो है 74 इयर्स की एज में हो गया था। और देखा जाता है, बहुत सारा मान्यताएं हैं कि ज्यादातर समय उन्होंने कुसुमपुरा, जो कि आज का पाटलिपुत्र पटना है, उसमें व्यतीत किया था। उनके ऑनर में हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम वगैरह भी चलाया, जैसे कि आप जानते हैं कि आर्यभट्टी वगैरह भी चलाया, जैसे कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशन साइंस, जो कि एरिस के नाम से जाना जाता है, नैनीताल में उन्हीं के नाम से पड़ा है। और आर्यभट्टी जो हमारी पहली सैटेलाइट थी लॉन्च की थी वो भी था। और 2 रुपए के नोट के पीछे इसी आर्यभट्ट के बारे में लिखा हुआ है। और इनके नाम पे जो आर्यभट्ट मैथ कंपटीशन जो एग्जाम होता है इन्हीं के नाम से होता है, इसरो द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, 2009 में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ वराह मीर। नेक्स्ट वीडियो में आपको आना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमें इस वीडियो को करना है आपको लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वराह मीर के बारे में।
और हमसे आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एक लाइक कर दें, कमेंट छोड़ के जाना है क्या क्या कमी लगी आपको। और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। हमारी जो ब्रांच है ममता नगर में, कैनरा बैंक के पास में, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही बीएससी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन जुड़िए। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।